Hello students, welcome to Indraprasth Law College, Greater Noida. I am Dr. Neelam Pandey. Students, today we will discuss the uprising of 1857 and its causes. By the middle 19th century, the British had established themselves as the supreme political power in India. मिडिल 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने भारत में अपने आप को एक सुप्रीम पॉलिटिकल पावर के रूप में इस्टेब्लिश कर चुका था. A large part of India was under direct British administration. इंडिया का एक लार्ज पार्ट डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन हो चुका था. डायरेक्ट मीन्स जैसे पंजाब को जीत लिया, बंगाल को जीत लिया, मैसूर को जीत लिया, मराठों को जीत लिया, तो इन सब स्टेट्स को जीत करके वो डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया. अदर एरियाज वेयर अंडर इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल as the rulers of these areas acknowledged British supremacy. और अदर जो एरियाज थे वो ब्रिटिश कंट्रोल में इनडायरेक्ट आए. और ये जो स्टेट इनडायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में आए, इन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली. इनडायरेक्ट आए. कैसे इनडायरेक्ट आए? तो स्टूडेंट्स, इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली became the governor general. He acquired territories through the system of subsidiary alliance. (1798) में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है और उसने भारत की टेरिटरीज को अपने अधीन सब्सिडरी अलायंस के जरिए लेना शुरू कर दिया. सब्सिडरी अलायंस मीन्स सहायक संधि के जरिए वो राज्यों को अपने में मिलाने लगा. सॉरी, सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस जिन स्टेट्स के साथ होती थी, वो स्टेट would not keep an army of his own. वो आर्मी अपना, वो स्टेट अपना आर्मी नहीं रख सकता था. He would keep a British army which was supposedly for his protection and pay for his maintenance. The ruler could also set part of his territories to the British instead of maintaining the British army. इन स्टेट्स को इन स्टेट्स को ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती थी. सेना, स्टेट के पास सेना किसका होगा, आर्मी किसकी होगी? तो कंपनी की होगी. लेकिन मेंटेनेंस कौन देगा? तो शासक देगा, रूलर देगा वहाँ का. ये सब्सिडरी ट्रीटी स्टेट्स करते थे कंपनी के साथ. अगर किसी स्टेट पर कोई स्टेट अटैक करेगा तो कंपनी उसकी हेल्प करेगी. और इस तरीके से इनडायरेक्टली वो स्टेट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन अंडर आ जाता था. तो इस तरह से हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस के जरिए यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इंडिया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन हो चुका था. द मुगल एम्पायर एग्जिस्टेड ओनली इन नेम एज द एम्परर. मुगल शासक जो थे ड्यूरिंग 1857, बहादुर शाह द्वितीय
जो बहादुर शाह जफर के भी नाम से जाने जाते, वो नाम मात्र के शासक रह गए थे। हैड नाइदर टेरिटरी नोर पावर, ना इनके पास टेरिटरी थी ना ही इनके पास पावर था। Nearly 100 years of British presence in India had made all sections of Indian society very unhappy. The different sections of society expressed their anger through protest and revolts. इन 100 सालों के शासन में ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोसाइटी के हर सेक्शंस को अनहैप्पी किया, नाराज किया, और हर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोगों ने अपने गुस्से को अपने गुस्से में या अपने इनके साथ जो चीज़ें होती थी, भेदभाव होता था, उसके अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट्स भी किया है। बिटवीन 1757 एंड 1856 देयर वेर न्यूमरस रिवोल्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 1757 और 1856 के बीच में इंडिया के डिफरेंट पार्ट में रिवोल्ट्स हुए हैं। हेंस द ब्रिटिश सप्रेस्ड देम। हालांकि अंग्रेजों ने इन विद्रोहों को जो 1757 और 1856 के दरमियान हुए हैं, बहुत ही ईजिली इसे सप्रेस्ड यानी दबा भी दिया है। The biggest challenge to British authority came in 1857. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि 1757 और 1856 के बीच बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट सेक्शंस, सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के लोगों के जरिए, लेकिन ब्रिटिश ने इसे ईजिली सप्रेस्ड भी कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने आया 1857 में। इन दिस ईयर द पीपल ऑफ इंडिया रोज अप अगेंस्ट देम। पीपल ऑफ इंडिया रोज अप अगेंस्ट, उसके खिलाफ हो गए। इंडिया के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए ड्यूरिंग 1857 में। देयर वेयर सम इम्पॉर्टेंट रीजन्स टू राइज ऑफ रिवोल्ट। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन्स थे जो 1857 रिवोल्ट के होने के पीछे, इन्हें हम एक एक करके अब देखेंगे। पहला है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज। द मेन कॉज ऑफ पॉपुलर डिसकंटेंट वाज द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटिंग इंडिया। दिस अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो प्रमुख कारण माना जाता है 1857 के रिवोल्ट के पीछे, वो भारत की का आर्थिक शोषण था, और इस आर्थिक शोषण ने सोसाइटी के हर सेक्शंस को अफेक्टेड किया। द पीजेंट्स सफर ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स एंड द स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ इट्स कलेक्शन। किसान जो थे वो उचित हाई रिवेन्यू डिमांड्स की वजह से परेशान थे। करों का मूल्य इतना ज़्यादा था, कर उन्हें इतनी अधिक मात्रा में चुकानी पड़ती थी कि वो इस वजह से परेशान थे, और इसका कलेक्शन भी काफ़ी स्ट्रिक्टली होता था। द ब्रिटिश टुक अवे अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज प्रोड्यूस, मोस्ट ऑफन द पीजेंट्स एंड हिज फैमिली स्टार्व। उत्पाद का उपज जो होती थी उसका अधिकांश भाग ब्रिटिशर्स ले लेते थे। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उस वक्त किसान और उसकी फैमिली खुद सफ़र करती थी, भूखों रह जाती थी, और अनाज लेकर वो चले जाते थे। इवन व्हेन क्रॉप्स फेल्ड ही वाज फोर्स्ड टू पे द लैंड रेवेन्यू। यहाँ तक कि अगर क्रॉप्स फेल्ड हो जाए, यानी सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, इस सिचुएशंस में भी उन्हें रिवेन्यू चुकाना होता था। ही ऑफन बोरोड मनी फ्रॉम द मनी लैंडर टू पे इट। इफ ही वाज अनेबल टू पे बैक द लोन, द मनी लैंडर टुक अवे हिज लैंड।
ऐसी सिचुएशन में उन्हें कर चुकाने के लिए मनी लेंडर के पास जाना पड़ता था, जो गांव का ही होता था, और वो मनी लेंडर लोन पर इसे पैसा देता था, और पैसा न चुका पाने की स्थिति में उस किसान की ज़मीन वो मनी लेंडर हड़प लेता था। Artisans and craftsmen were run by unfair competition. In Britain, goods were manufactured on machines, hence, they were cheaper to produce. But the Indian craftsmen made goods by hand. These cost more than machine made goods from Britain were imported into India without any duty being levied on them. इंडिया के जो आर्टिसियंस और क्राफ्ट्समैन थे, उन्हें जो कंपनी थी उसकी तुलना में काफ़ी अनफेयर बिहेव किया जाता था। दोनों के बीच में अनफेयर कंपटीशन भी था, जहां इंग्लैंड में मशीन से सस्ते दामों पर कपड़े प्रोडक्ट निकाले जाते थे, वहीं इंडिया में हाथ से बनी हुई चीज़ें होती थीं जो ज़्यादा दाम पर होती थीं और अच्छी क्वालिटी की होती थी। सॉरी। लेकिन फिर भी विदाउट एनी ड्यूटी ब्रिटिशर्स उसे कम दामों में ले लिया करते थे। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश वाज हर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इंडिया में अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मेन उसका जो उद्देश्य था वो व्यापार करना ही था। वो पॉलिटिक्स करने इंडिया नहीं आई थी, मेन मकसद उसका व्यापार ही था। और व्यापार को विस्तृत करने के लिए और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करने के उद्देश्य से ही अंग्रेजों ने भारत में पॉलिटिकल पावर बढ़ाना शुरू किया। The British utilized their political power in India for the advancement of British trade and industrial development. British trade and industrial development के लिए ही अंग्रेजों ने पॉलिटिकल पावर इंडिया में बढ़ाना शुरू किया। The British established their political power first in Bengal. सबसे पहले अंग्रेजों ने अपना पॉलिटिकल पावर बंगाल में बढ़ाया है। In 1717, they succeeded in obtaining the right to import and export goods without paying customs duty. 1717 में सबसे पहले अंग्रेजों ने एक अधिकार प्राप्त किया कि वो बगैर कर दिए अपने माल गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते थे, यानी कस्टम ड्यूटी अब उनको पे नहीं करना था। द पावर टू इशू दस्तक और ट्रेड परमिट्स वाज कन्फर्म्ड अपॉन कंपनी ऑफिशियल्स बाय द मुगल एम्परर फारुखसियर। 1717 में जो कस्टम ड्यूटी से उन्हें फ्री किया गया, ये दस्तक के नाम से जाना जाता था। दस्तक मीन्स ट्रेड परमिट्स। इसे कंपनी को इशू करा था मुगल बादशाह फारुखसियर ने। दस्तक मीन्ट दैट दे कुड ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस, यानी अब यूरोपीय बगैर टैक्स दिए अपना व्यापार बंगाल में कर सकते थे। द दस्तक वाज द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द इम्प्रोविजमेंट ऑफ बंगाल, और बंगाल में भूखमरी और दरिद्रता लाने के बीच इस दस्तक सिस्टम का बड़ा रोल था। द ओल्ड रूलिंग क्लासेस वेयर displaced by the British due to the withdrawal of royal patronage. People who earned a living by following religious and culture professions like priests, poets,
म्यूजिशियंस लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। राज दरबारों में जो रूलिंग क्लास था वो भी अंग्रेज़ों से नाखुश था, क्योंकि दरबार में जो कवि रहते थे, म्यूजिशियंस रहते थे, पुरोहित रहते थे, इनकी भी लाइफ अफेक्टेड हुई। डायरेक्ट वो राज्य अगर अंग्रेज़ों के अधीन वो चला गया है तो ये वर्ग भी यानी रूलिंग क्लास भी अंग्रेज़ों से नाराज़ था। नाउ वी सी पॉलिटिकल कॉजेज। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सिंग टेरिटरीज लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रूलिंग क्लासेस। ब्रिटिश पॉलिसी से जो रूलिंग क्लास थी, जो राजा थे, नवाब थे, वो भी काफ़ी चिंतित हो गए थे। जैसे हमने पढ़ा लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, तो ये कुछ पॉलिसी अभी हम पढ़ेंगे। डलहौजी की लैक्स ऑफ डॉक्ट्राइन की पॉलिसी। तो ये सब जो पॉलिसीज अंग्रेज लेकर आते थे, इन सब पॉलिसीज से रूलिंग क्लास जो थी वो काफ़ी चिंतित रहती थी। द डायनेस्टी ऑफ द मुगल्स वाज ऑल बट गॉन। मुगल साम्राज्य जो था वो सिर्फ नाम मात्र का ही रह गया था। द रूलर्स हु एक्सेप्टेड द टर्म्स ऑफ द अलायंस लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। अभी जो हमने पढ़ा कि जो शासकों ने जो अलायंस स्वीकार कर ली थी, सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, वो अपनी इंडिपेंडेंस खो चुके थे। देयर आर्मीज वेयर disbanded and they became dependent on the company for all their needs। आर्मी रखने का इनके पास राइट नहीं था, आर्मी अंग्रेज रखते थे, मेंटेनेंस इनको देना पड़ता था और अपनी सारी ज़रूरतों के लिए ये कंपनी पर डिपेंड थे। अगर एक शासक के पास आर्मी ही नहीं है, अपनी सेना ही नहीं है, फिर वो तो जब सेना ही नहीं है तो वो शासक किस काम का है, जब अपनी सुरक्षा वो खुद ही नहीं कर सकता है। After taking over as Governor General in 1848, Lord Dalhousie began the final stage of annexations। 1848 में जब लॉर्ड डलहौजी वायसराय गवर्नर जनरल बनता है तो राज्यों को अब अपने अंदर लेने की, हड़पने की, पूरे स्टेट को अपने अधीन लेने की, कंपनी के अधीन लेने की वास्तविक प्रक्रिया अब शुरू होती है। ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इस जो पॉलिसी को जो इसने जो अपनाया वो हड़प की नीति कही गई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अकॉर्डिंग टू इट, व्हेन द रूलर ऑफ अ किंगडम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन died without a natural heir, his territory would not automatically pass to an adopted heir, but would lapse, that is become part of the British dominion, unless the adoption had been earlier approved by the British। स्टूडेंट्स, इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि अगर वो स्टेट जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, मोस्टली स्टेट्स थे, सभी स्टेट थे, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, वहाँ अगर वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं है, वास्तविक उत्तराधिकारी मतलब राजा का अपना पुत्र नहीं है, पुत्र अपना नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में राजा पहले क्या करते थे, चाइल्ड एडॉप्ट कर लेते थे अपने ही किसी खून के रिश्तेदार से या अपने राज्य के भी किसी व्यक्ति बच्चे को, होनहार बच्चा कोई दिख गया तो उसको वो एडॉप्ट कर लेते थे, उसे अपना उत्तराधिकारी बना देते थे। लेकिन अब डलहौजी ने ये नीति बनाई कि अगर उस राज्य का राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई अपना
वारिश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोई चाइल्ड को एडॉप्ट करते हैं, अगर उसका अप्रूवल ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के तहत नहीं हुई है, उससे अप्रूवल नहीं लिया गया है ब्रिटिश से, तो वो राज्य कंपनी के अंडर हो जाएगा, कंपनी के अधीन चला जाएगा। और इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स रूल्स के तहत डलहौजी एनेक्ट सतारा, नागपुर, झांसी एंड मेनी अदर किंगडम्स अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हमने पढ़ा कि अलायंस पॉलिसी के तहत, अलायंस सहायक संधि के जरिए, सब्सिडरी अलायंस के जरिए हैदराबाद, अवध को वायसराय अपने अधीन कर लेता है लॉर्ड वेलेस्ली। पंजाब, बंगाल, मैसूर, मराठा को जीत के जरिए डायरेक्ट ले लेता है अपने अंदर, और यहाँ लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए सतारा, नागपुर, झांसी को अपने अंदर ले लेता है। Another protect used by Dalhousie to annex territories in India was misgovernment. इसके अलावा कुछ राज्यों पर उसने मिसगवर्नमेंट का भी आरोप लगाकर उसको अपने अधीन कर लिया। अवध वाज एनेक्स्ड इन 1856, और अवध को गवर्नमेंट के तहत ही 1856 में अपने कंपनी में मिला लिया गया, जबकि अवध लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सब्सिडरी अलायंस भी कर चुका था, और अवध का नवाब काफ़ी वफादार भी था अंग्रेज़ों के प्रति। द एनेक्सेशन वाज ग्रेटली रिसेंटेड सिंस द नवाब ऑफ अवध had always been loyal to the British. The annexation was seen as an act of betrayal and backstabbing by the British. चूँकि अवध का नवाब उनके साथ संधि कर चुका था, उसके प्रति वो लॉयल भी था, तो ऐसी स्थिति में ये एनेक्सेशन उसके धोखे, ब्रिटिशर्स के धोखे को और पीठ पीछे छुरे मारने जैसी ये बात हो गई। इट डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपुल, और इसने अवध के पीपुल के सेंटिमेंट्स को काफ़ी हर्ट किया, पार्टिकुलरली द सिपाही, और ख़ास करके जो सिपाही थे उनको, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम, जो सिपाही थे क्योंकि अधिकांशतः वो सिपाही अवध के ही थे जिन्होंने विद्रोह किया था। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल रीजन्स को देखा 1857 के रिवोल्ट्स के होने के पीछे। In our next video, we will start remaining parts of this lecture will be discussed in the next video. Thank you.